वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और दोस्तों जैसा कि हम यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के री एग्ज़ाम के लिए जो जीएस की सीरीज़ करा रहे थे, उसकी सीरीज़ की आज वीडियो 12 है। तो पहली बार अगर शेयर वीडियो कर देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। और ख़ास तौर से जो है इसके लिए एक प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर। उस प्ले लिस्ट में जितने भी कोर्स हैं, लगभग 20 कोर्स आएंगे। 12 कोर्स आज होगा, 12 सीरीज़ की वीडियो है। तो मैं समझता हूँ कि आप जो है बहुत हद तक जो है जीएस को निकाल के ले जाएंगे और बहुत हद तक जीएस आप क्लियर कर लेंगे। तो आपका टाइम ना गवाते हुए, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे पेड बैचेस को, तो आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7505601809 पर। तो इस पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अवधारणा किससे संबंधित है? ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया रेफर्स टू ए संविधान की कठोरता, बी सामाजिक परिवर्तन हेतु संविधान की भूमिका, संघीय ढांचे की रक्षा, या फिर न्यायिक सक्रियता का विरोध। तो भारतीय संविधान में ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन हेतु संविधान की भूमिका। बी वाला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन संख्या 2 है, भारत में संसदीय प्रभुत्व किस कारण सीमित है? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इन इंडिया इज लिमिटेड ड्यू टू संघीय व्यवस्था, ए न्यायिक समीक्षा, सी लिखित संविधान, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शैडो कैबिनेट की अवधारणा किस देश की देन है? द कंसेप्ट ऑफ द शैडो कैबिनेट ओरिजिनेटेड इन यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका डी वाला, यूके। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संघवाद को कमिंग टुगेदर के बजाय होल्डिंग टुगेदर क्यों कहा जाता है? इंडियन फेडरलिज्म इज टर्म होल्डिंग टुगेदर बिकॉज राज्यों का स्वैच्छिक विलय नहीं हुआ, केंद्र शक्तिशाली है, यह संविधान द्वारा राज्यों का निर्माण हुआ, ये उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है राज्यों का स्वैच्छिक विलय नहीं हुआ है। दूसरा, केंद्र शक्तिशाली है, संविधान द्वारा राज्यों का निर्माण हुआ है। तो उपयुक्त जो है सभी आंसर इसके सभी सही हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस इन इंडिया? राज्य पुनर्गठन, प्रधानमंत्री की शक्तियां, विपक्ष नेता की मान्यता, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव। राइट ऑप्शन होगा इसमें विपक्ष के नेता की मान्यता, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस की विशेषता है। आउटकम बजटिंग का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आउटकम बजटिंग इज टू व्यय में कटौती, परिणामों का मूल्यांकन, राजकोषीय घाटा घटाना, कर संग्रह बढ़ाना। राइट ऑप्शन होगा परिणामों का मूल्यांकन, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाए। अगला प्रश्न है, भारत में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम किससे संबंधित है? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम रिलेट्स टू सरकार और आरबीआई, बी बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र, सी केंद्र और राज्य, डी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो ये संबंधित है बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, जॉबलेस ग्रोथ शब्द किस परिघटना को दर्शाता है? जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू ए नकारात्मक विकास, बी रोजगार रहित आर्थिक वृद्धि, सी सेवा क्षेत्र का पतन, डी कृषि संकट। राइट ऑप्शन होगा रोजगार रहित आर्थिक वृद्धि। भारत में सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द सोशल एक्सपेंडिचर इन इंडिया फॉर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, या फिर पोषण। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर भी शिक्षा। प्रश्न संख्या 10। तो अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स का उदय किसका संकेत है? राइज ऑफ प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स इंडिकेट्स ए लोकतांत्रिक परिपक्वता, दल प्रणाली का पतन, अधिनायकवाद, राजनीतिक उदासीनता। राइट ऑप्शन होगा इसका आपका लोकतांत्रिक परिपक्वता, ए वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का प्रमुख आधार क्या रहा है? द मेन बेसिस ऑफ द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज बीन, ए वर्ग, बी जाति और धर्म, सी भाषा, और डी जो हैगा क्षेत्र। तो जाति और धर्म होगा इसका राइट ऑप्शन, बी वाला। सबाल्टर्न स्टडीज का मुख्य फोकस किस पर है? सबाल्टर्न स्टडीज प्राइमरी फोकस ऑन अभिजात वर्ग, औपनिवेशिक प्रशासन, हाशिए के समूह, या फिर आर्थिक नीतियां। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हाशिए के समूह। 13 है, मिडिल पावर डिप्लोमेसी की रणनीति भारत क्यों अपनाता है? इंडिया अडॉप्ट्स मिडिल पावर डिप्लोमेसी बिकॉज वैश्विक सैन्य प्रभुत्व हेतु, संतुलित बहुपक्षीय भूमिका के लिए, क्षेत्र की अलाव हेतु, या फिर आर्थिक निर्भरता हेतु। तो ये करता है आपका
बहुपक्षीय संतुलित बहुपक्षीय भूमिका के लिए। अगला सवाल है 14, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी टू चीन को घेरना, एशियान के साथ रणनीतिक आर्थिक जुड़ाव, केवल व्यापार बढ़ाना, सैन्य संगठन बढ़ाना। तो एशियान के साथ रणनीतिक आर्थिक जुड़ाव इसका सही उत्तर होगा, बी वाला। क्लाइमेट जस्टिस की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? क्लाइमेट जस्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ समान उत्सर्जन, ऐतिहासिक उत्तरदायित्व, तकनीकी समानता, जनसंख्या नियंत्रण। राइट आंसर होगा इसका ऐतिहासिक उत्तरदायित्व। प्रश्न संख्या 16, भारत में ग्रीन जीडीपी की आवश्यकता क्यों मानी जाती है? ग्रीन जीडीपी इज नीडेड टू ए विकास दर बढ़ाने हेतु, बी पर्यावरणीय लागत को शामिल करने हेतु, सी विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु, डी कर सुधार हेतु। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर भी आपका पर्यावरणीय लागत को शामिल करने हेतु। अगला प्रश्न है सॉरी प्लेनेटरी बाउंड्रीज की अवधारणा संबंधित है। द कंसेप्ट ऑफ प्लेनेटरी बाउंड्रीज रिलेटेड टू ए अंतरिक्ष अनुसंधान, भी पर्यावरणीय सीमाएं, सी समुद्री कानून, डी ऊर्जा सुरक्षा। तो प्लेनेटरी बाउंड्रीज क्यों जरूरी हैं? पर्यावरणीय सीमाएं के लिए। प्रश्न संख्या 18, भारत में साइंस पॉलिसी इंटरफेस का उद्देश्य है। साइंस पॉलिसी इंटरफेस एम्स टू ए वैज्ञानिक स्वायत्तता, नीति निर्माण में वैज्ञानिक साक्ष्य, या फिर शोध का निजीकरण या तकनीकी निर्यात। तो ऑप्शन वाला जो बी ऑप्शन है वो सही है, विज्ञान नीति निर्माण में वैज्ञानिक साक्ष्य। अगला प्रश्न है 19, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई का उदाहरण कौन सा है? विच इज एग्जांपल ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? आधार, जीएसटी नेटवर्क, यूपीआई, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है डीपीआई कहलाते हैं, उपयुक्त सभी। आधार भी, जीएसटी नेटवर्क भी और यूपीआई भी। भारत में डाटा सोवेनिटी का आशय है। डाटा सोवेनिटी रेफर्स टू डेटा पर सरकारी एकाधिकार, डेटा का राष्ट्रीय नियंत्रण, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा, या फिर साइबर सुरक्षा, या फिर डेटा मुद्रीकरण। राइट ऑप्शन होगा इसका डेटा पर राष्ट्रीय नियंत्रण, बी का सही उत्तर हो जाएगा, डेटा का राष्ट्रीय नियंत्रण। 21 एकेडमिक कैपिटलिज्म शब्द किससे जुड़ा है? एकेडमिक कैपिटलिज्म रेफर्स टू शिक्षा का पूर्ण राष्ट्रीयकरण, शिक्षा का बाजारोन्मुखीकरण, शोध का पतन, या फिर निजी विश्वविद्यालयों का विरोध। राइट ऑप्शन होगा इसका भी, शिक्षा का बाजारोन्मुखीकरण। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का उद्देश्य है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एम्स टू ए रोजगार योग्यता, समग्र बौद्धिक विकास, पाठ्यक्रम संक्षेप, परीक्षा सुधार। राइट ऑप्शन होगा इसका समग्र बौद्धिक विकास। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन हैज बीन अप्लाइड मेनली इन शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण कर नीति, या फिर मानव अधिकार के लिए। तो ये हुआ है आपका पर्यावरण संरक्षण के। अगला प्रश्न है आपका 24, ई गवर्नेंस की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ ई गवर्नेंस इज तकनीक की कमी, डिजिटल साक्षरता, सी राजनीतिक इच्छा शक्ति, या फिर डी वित्तीय संसाधन। राइट ऑप्शन होगा डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन बी सही होगा। भारत में क्वासी जुडिशियल बॉडी का उद्देश्य है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज एम्स टू न्यायपालिका का विकल्प, त्वरित और विशेषज्ञ निर्णय, या फिर प्रशासनिक नियंत्रण, या फिर विधायी कार्य। राइट ऑप्शन होगा त्वरित और विशेषज्ञ निर्णय। 26 प्रश्न है, सोशल ऑडिट का मूल उद्देश्य है। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट वित्तीय नियंत्रण, पारदर्शिता और जवाबदेही, व्यय में कटौती, नीति निर्माण। रही सही उत्तर हो जाएगा पारदर्शिता और जवाबदेही। अगला प्रश्न है 27, भारत में अर्बन कॉमन्स से क्या आशय है? अर्बन कॉमन्स रेफर्स टू निजी संपत्ति, साझा शहरी संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र, या फिर स्मार्ट सिटी परियोजना। तो यह है साझा शहरी संसाधन। अगला प्रश्न 28 है, ग्लोबल साउथ शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? द टर्म ग्लोबल साउथ रेफर्स टू दक्षिणी गोलार्ध, विकासशील देश, उपनिवेशित देश, या फिर अल्प विकसित देश। ये विकासशील देशों के लिए होता है। और इसमें जो है 29 प्रश्न है, एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस का लाभ क्या है? एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस हेल्प्स इन तेज निर्णय, प्रभावी और तर्कसंगत नीति, राजनीतिक समर्थन, या फिर नौकरशाही नियंत्रण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रभावी और तर्कसंगत नीति। क्वेश्चन 30 है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर का निर्माण किससे होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर इज बुल्ड थ्रू केवल संविधान पाठ, संस्थागत व्यवहार और नागरिक आचरण, न्यायालय, और चौथा है संसद, डी। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी वाला, संस्थागत व्यवहार और नागरिक आचरण। तो तो ये 10 प्रश्न थे जिसमें जो हैगा हमने 10 प्रश्नों में हमने आपको जो हैगा दिया था
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें। इसको जो है आप पे बेच के नहीं है, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ज्वाइन लिख के इस नंबर।